अच्छे के साथ अच्छा ही होता है पार्ट 2 में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, अगर यह स्टोरी देखने से पहले मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पार्ट 1 सबसे पहले देख लीजिएगा, तभी आपको पार्ट 2 समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पार्ट 1 का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। प्रीति अपने पति के दोस्त लोगों के पास आकर बोली, नमस्ते जी, आप लोग अपनी भाभी से मिलने आए थे ना? मैं ही हूँ आपके राजू जी की धर्मपत्नी। सभी दोस्त चौंक जाते हैं, फिर सोचते हैं कि शायद कोई और होगी, मजाक कर रही है। जानबूझकर सभी हंसने लगते हैं, लेकिन प्रीति फिर से बोलती है, सच में जी, हम ही हैं आपके दोस्त की पत्नी। इतना फिर से दोबारा सुनकर सभी दोस्त राजू से बोलते हैं, तू राजू अपने आप को आईने में कभी देखा है? और इस लड़की को देखो, तुम दोनों की तो जोड़ी मेल ही नहीं करती है। पता नहीं क्या लालच में आकर शादी कर लिया है। उसके सभी दोस्त लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। यह सब सुनकर राजू को खुद शर्मिंदगी महसूस करता है। उसे बहुत शर्म आता है, लेकिन अपनी इज्जत बचाने के लिए वो प्रीति की तरफ से बोलता है, हाँ, यह मेरी पत्नी है। यह सुनकर सारे दोस्त जोर जोर से हंसते हुए बोले, तभी तुमने हम सभी को शादी में नहीं बुलाया? कहाँ से उठा लाया है इसे? ज्यादा ही सुंदर खूबसूरत भाभी जी को सभी मजाक उड़ाते हुए मजाक में कहते हैं। एक दोस्त बोलता है, तुम इतने पढ़े लिखे सुंदर होकर तुमने ऐसी लड़की से शादी कर लिया। तब राजू दोस्त लोग से बोलता है, यह बाहर से देखने में सुंदर नहीं है, लेकिन यह मन से बहुत ही सुंदर है। क्या मन का सुंदर मायने नहीं रखता? राजू के मुंह से यह सारी बातें सुनकर प्रीति को थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वह अंदर अपने रूम में चली जाती है। फिर राजू उन सभी को समझाता है, यह बहुत ही गुणी है, इसका हमने चेहरा नहीं मन देखकर शादी किया है। और जहाँ तक पढ़ी लिखी की बात है तो यह भी बहुत पढ़ी लिखी है। जो दोस्त अभी थोड़ी देर पहले अभी उसका मजाक उड़ा रहे थे, सब शांत हो जाते हैं, फिर सभी चले जाते हैं। राजू अपने रूम में आकर प्रीति पर फिर चिल्लाता है और बोलता है, हमने जब तुमको अपने दोस्त लोग से मिलने के लिए नहीं बुलाया तो अपने मन क्यों आ गई? क्या जरूरत था मेरा मजाक उड़ाने का? तुम्हारा दिल के कलेजे को ठंडक तो मिल गया होगा। तुम तो चाहती ही हो कि मेरा हर तरफ मजाक बने। राजू रूम से निकल कर चला जाता है। प्रीति फिर रोने लगती है, क्योंकि उसे लगा कि शायद राजू सचमुच तारीफ कर रहा था, लेकिन वह तो अपनी इज्जत बचाने के लिए कर रहा था। लेकिन हिम्मत नहीं हारती है प्रीति। वो आए दिन अपने आप को सुंदर बनाने में लगी रहती है। कभी उटन लगाती तो कभी मेकअप करके राजू के सामने आती। इसी प्रकार से रोजाना का वक्त गुजर रहा था, लेकिन राजू प्रीति को थोड़ा सा भी पसंद नहीं करता था। और तो और घर के सारे काम उसी से करवाए जाते थे। रात को भी उसी प्रकार से सोते थे। राजू बेड पर सोता है तो प्रीति सोफे पर सो जाती थी। रूम बहुत बड़ा था, लेकिन एक दिन तो हद हो गया। यही सब टेंशन की वजह से राजू एक दिन नशे की हालत में घर पर आया। जब वो अपने रूम में आया तब प्रीति उसे संभालते हुए उसे बेड पर सुला दी, लेकिन प्रीति के भी हाथ राजू के हाथ से दब गए थे और उसे उठाना अच्छा नहीं समझी, इसलिए रात भर दोनों एक ही बेड पर सो गए। जब सुबह हुआ तो राजू यह देखकर हैरान हो गया। प्रीति बोली कि आप ही तो मुझे अपने साथ सोने के लिए बोले। राजू गुस्से में उसे भगा दिया, वह भी चली गई। शादी के अब 4 महीने हो गए थे। प्रीति की ननद हरदम फोन पर बातें किया करती थी, बोलती थी, भाभी आप चिंता मत कीजिए, भैया आपका रंग रूप पर जा रहे हैं, आपके गुण नहीं देख रहे हैं। हम तो शादी से पहले ही बोल दिए थे कि आपको देखकर सभी का मूड खराब हो जाएगा, लेकिन पैसों के लालच में भैया से आपकी शादी हो गया। लेकिन आप हिम्मत मत हारिएगा, जिस दिन भैया को आपका गुण दिख जाएगा उस दिन भैया आपको पलकों पर बिठा कर रखेंगे। एक दिन प्रीति अपनी माँ से फोन पर इसी तरह से बात कर रही थी कि माँ, मुझे इस घर में अब सचमुच बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है। दिन भर नौकरों की तरह काम करती हूँ और पति का भाव भी नहीं मिलता है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। यह बात सुनकर उसकी माँ खुश हो जाती है कि बेटी बात तो बहुत समझदार हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रीति के माँ के मन को भी शंका हो रहा था कि मेरी बेटी को दुख भगवान कम ही नहीं कर रहे हैं। तभी वहां पर पूनम जी यानी कि प्रीति की सास आ जाती है और बोलती है, किससे बात कर रही है? अपनी माँ से, जरा उनसे कुछ पैसे मांग और ले, क्योंकि अब जब तक तू ससुराल में रहेगी तो पैसे तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो तुझे ससुराल से हरदम के लिए जाना पड़ेगा। प्रीति अपनी माँ से कुछ कहती, इससे पहले ही प्रीति की तबीयत खराब हो गया। वो फोन तुरंत काट दी और उल्टी करने बाथरूम में गई। यह सब देखकर पूनम जी बोली, यह क्या, किसका पाप ले आई है रे? प्रीति
बोली, माँ जी इस घर का ही अंश है। आपका बेटा एक दिन इतना बोलते ही वाली थी कि पूनम जी चुप करा देती है और बोलती है, चुप हो जा, मुझे सब पता है। मेरा बेटा तुझे घास तक नहीं डालता और तू माँ बन गई, जरूर किसी का पाप होगा। इतना कहकर वो वहां से चली गई। राजू भी बहुत परेशान था यह सब सुनकर, लेकिन पता नहीं किस मुंह से अपने ही बच्चे को गिराने के लिए बोल दिया। प्रीति को लेकिन बिल्कुल भी तैयार नहीं हुई, इसलिए उसके सामने एक शर्त रखी गई। शर्त यह थी कि राजू अब दूसरी शादी करेगा। अगर अपने बच्चों को सही सलामत रखना चाहती है तो यह सब में रुकावट बिल्कुल भी नहीं उठाएगी और जैसा कहा जा रहा है वैसा ही करेगी। प्रीति अपने बच्चे की खातिर सारी शर्तें मान लेती है, लेकिन अकेले में बहुत रोती है, खूब रोती थी। कोई भी पत्नी अपने पति को दूसरी औरत के पास नहीं देखना चाहती है, लेकिन राजू तो दूसरी शादी करने के लिए तैयार था। उसकी माँ बहुत बड़े खानदान की इकलौती बेटी लवली की शादी राजू से धूमधाम से करवा दी। उसके साथ भी बहुत सारे दहेज मिले थे इस शादी में भी, लेकिन यह क्या, बहू को दरवाजे पर खड़ा हुए 2 मिनट भी नहीं हुआ था कि उसका स्वागत भी नहीं हुआ, वह खुद अंदर चली आई। यह देखकर पूनम जी तो हाथ मलते रह गई, क्योंकि इतने में भी लवली का ड्रामा खत्म नहीं हुआ। वह तुरंत भारी भरकम लहंगा खोलकर जींस टॉप पहन ली और खुद के लिए खाना पूनम जी से ऑर्डर करके मांगने लगी। इस पर पूनम प्रीति के हाथों खाना तो भेजवा दी और उसी दिन शाम होते ही वह तैयार होकर लवली घर से निकलने लगी। तो पूनम जी बोली, लवली बहू कहाँ जा रही हो? इस पर लवली बोली, क्या लवली बहू लगा रखी है? लवली बोलिए, और मैं घूमने जा रही हूँ अपनी सहेलियों के साथ। और गाड़ी की चाबी उठाकर जो दहेज में खुद ही घर से लाई हुई थी घूमने चली गई। पूनम के गले से उस समय कुछ भी आवाज नहीं निकला। इस प्रकार से जवाब सुनकर जब राजू घर आया और अपने रूम में गया तो लवली कहीं पर भी नजर जब घर में नहीं आई तो माँ से पूछा। पूनम जी सारी बात अपने बेटे को बता दी। अब क्या था, राजू और उसकी माँ पिताजी सब बात करने लगे कि अब तो इसे अच्छे से समझाना होगा। सुबह से ही ड्रामा करके रखा है इसने, अभी तो आए बस 1 दिन भी नहीं हुआ और कोई रीति रिवाज नहीं, और जींस टॉप पहनकर बाहर घूमने चली गई बिना बतलाए। सारे घर की जिम्मेदारियां और काम तो प्रीति ही संभाल रही थी, लेकिन फिर भी राजू उसके तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रहा था। उसका तो उसे पता ही नहीं था, ना पूनम ही देख रही थी। बस उन्हें तो पैसों का लालच था जो मिल गया था। प्रीति प्रेग्नेंट थी, फिर भी उसका कोई ध्यान रखने वाला यहाँ नहीं था। वह तो किसी के कंधे पर अपना सिर रखकर भी वो बेचारी नहीं रो सकती थी, और अब लवली का भी फुटानी प्रीति को ही संभालना था। प्रीति को अपने रूम से ही निकाल दिया गया था। उसका सारा सामान गेस्ट हाउस में रख दिया गया, क्योंकि लवली का सामान राजू के रूम में अब शिफ्ट हो गया था, रखा गया था। राजू लवली को ही अपनी पत्नी मानता था, क्योंकि वह देखने में बहुत ही सुंदर, गोरी चिट्ठी और शहरी लड़की थी। सभी घर वाले लवली का इंतजार कर रहे थे, लेकिन 12 बज गए रात के, 1 बज गया, वह नहीं आई। देखते देखते सुबह के भी 3 बजे नशे की हालत में डोलती हुई आई, इसलिए घर वाले उस समय उसे बिल्कुल भी बात नहीं किए, उसे रूम में ले गए। जब उसका नशा उतरा तो उसे बात करने के लिए राजू और पूनम जी उसके रूम में गए। दोनों को देखकर लवली उन्हीं पर चिल्लाने लगी और बोली, मेरी परमिशन के बगैर बिना नॉक किए हुए मेरे रूम में कैसे आ सकते हैं? आप लोगों की हिम्मत कैसे हो गई आप दोनों? राजू बहुत हैरान था। वह बोला, लवली यह मेरा भी रूम है। लवली बोली, ठीक है रूम है, लेकिन फिर भी नॉक करके आना चाहिए, और माँ जी को मेरे रूम में क्यों लाए हैं? इन्हें तुरंत निकालिए। इस पर राजू बोलता है, माँ तुम्हें कुछ समझाने आई है और तुम माँ से इस प्रकार से कैसे बदतमीजी से बात कर रही हो? जो तुम कर रही हो बिल्कुल अच्छा नहीं कर रही हो। घर की बहुएं घर के नियम कायदे से रहती है, और बाहर तो इस प्रकार से जींस टॉप पहनकर बिल्कुल भी नहीं निकलती है। लवली और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है राजू की बातों से और चिल्लाते हुए बोलती है, गरजते हुए, कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह सब लेक्चर हमें देने के लिए? हम यहाँ पर तुम्हारी गुलाम बनने नहीं आए हैं, तुम मेरे गुलाम हो। अरे इतना सारा दहेज पैसा मेरे पिताजी तुमको दिए हैं, यह इसलिए कि तुम्हारी नौकरानी बनकर रहने के लिए? नहीं, यह कभी भी नहीं होगा। हमने तुमको अपने पैसों से खरीदा है और अब तुम सब हमारे नौकर हो। जो भी हम कहेंगे वह तुमको बात मानना पड़ेगा, नहीं तो हम केस कर देंगे पुलिस में। मेरे रूम से जाओ और एक ऑरेंज जूस मेरे लिए ताजा ताजा रूम में भेजो। पूनम जी राजू समेत चले जाते हैं। वह जान जाते हैं कि यह तो हमारी एक भी बात सुनने वाली नहीं है, यह तो बहुत कड़क स्वभाव की है। पैसों का घमंड है, पैसा लेकर आई है इसलिए घमंड है।
लेकिन प्रीति वह तो बेचारी कुछ भी नहीं बोलती है, वह तो इससे भी ज्यादा धन दौलत लेकर आई है और मुझे पलटकर एक बार भी जवाब नहीं दी। यह तो आते ही शुरू हो गई। दोनों बातें करने लगते हैं। अब राजू को प्रीति की अच्छाई तो नजर आ रही थी, लेकिन फिर भी नजरअंदाज करते हुए पूनम प्रीति को एक गिलास जूस लवली के रूम में ले जाने के लिए कहती है। प्रेग्नेंट होने के बाद भी प्रीति सारा घर का काम और लवली का भी काम करती है। इसी प्रकार ऐसे ही कुछ वक्त गुजरता है। अब तो लवली का और भी आतंक घर में चलने लगा। वह अपने पति से पैर हाथ दबवाती, तो सास को अपने कपड़े खिंचवाती, तो अपना सारा काम करवाती, और तो और घर पर भी अब अपनी सहेलियों को बुलाकर पार्टी फंक्शन करने लगी थी। नशा भी घर पर करती थी। यह सब देखकर राजू को और उसके माता पिता को बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता था। एक दिन राजू लवली पर हाथ उठा देता है यह सब देखकर, जिससे वह उसी समय अपने पिताजी को फोन करके पुलिस को बुला लेती है। यह सब देखकर पूनम जी बहुत हैरान हो जाती है। वो बहुत विनती करती है, लवली बहू ऐसा मत करो, लेकिन वो अपनी सास की एक भी बात नहीं सुनती है। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी भी बहू होती है। और तो और उसे सास को धक्के भी दे देती है लवली और कहती है, ए बुढ़िया अपनी औकात में रहो, तुम्हारा बेटा तो कुछ कमाता है नहीं, उतना मेरे पैसों से ही घर तो चल रहा है तुम्हारा, और मुझ पर ही अत्याचार कर रही हो। थप्पड़ उठाने की हिम्मत कैसे हुआ तुम्हारे बेटे को हम पर। वह लोग विनती किए, लेकिन फिर भी लवली नहीं सुनी। उसके पिताजी पुलिस को लेकर आ जाते हैं। पुलिस राजू को हिरासत में ले लेता है। यह सब देखकर पूनम जी बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। लवली तो अपने पिताजी के घर चली जाती है और डिवोर्स का पेपर भी तैयार करवा कर भेज देती है। केस मुकदमा चलता है और कुछ दिनों के बाद प्रीति के बदौलत राजू को रिहा मिल जाता है। अगर प्रीति उसे नहीं बचाती अपनी सूझबूझ से, तो आज राजू जिंदगी भर जेल में ही सड़ता रहता, क्योंकि लवली तो बहुत ही कड़ा केस रची थी। वो पुलिस को बतलाई थी कि मेरे सास ससुर पति हरदम हम पर अत्याचार करते रहते हैं, हमसे हमेशा दहेज मांगते ऐठते रहते हैं। लेकिन प्रीति केस को उल्टा ही कर दी थी अपनी समझदारी से। वह बोली कि यह लड़की मेरे पति को फंसाकर शादी की है, और तो और इन्हें धमकी भी देती है। यह सब देखकर केस उल्टा हो जाता है और राजू को रिहा हो जाता है। जितने भी पैसे धन दौलत लवली का घर में था दहेज के रूप में, वह सब अब उसे दे देते हैं। अब पूनम जी को और खासकर राजू को प्रीति का गुण पता चलता है। अगर प्रीति ना होती तो आज उसका घर ना होता। उसके वजह से तो सभी लोग जेल से छुटकारा पाए। उसकी सास मन ही मन सोचती है, बेचारी प्रीति अपने होने वाले बच्चे के लिए पति का दूसरा शादी और अपने ऊपर इतना अत्याचार भी सहती रही। अब राजू भी उसे पसंद करने लगा था, क्योंकि राजू को भी अब उसकी गुण नजर आ रहे थे, अपनी पत्नी की सूरत नहीं। प्रीति के भी अब 9 महीने पूरे हो गए थे। डिलीवरी का टाइम हो गया था। प्रीति को सब डॉक्टर के पास अस्पताल ले गए और एक नन्हे से बेटे का जन्म हुआ। यह देखकर घर में और भी ज्यादा खुशियां आ गया। प्रीति को सब अपने पलकों पर बिठा कर रखने लगे। उसकी ननद भी अब आ गई थी विदेश से पढ़कर और बोली, भाभी को बोली, तो भाभी अब तो सब ठीक है ना, लेकिन हाँ आपको 1 साल लगभग यह सब कष्ट सहने पड़े, इसका हिसाब आप गिन कर इन सब से लीजिएगा। वहां पर मौजूद सभी हंसने लगते हैं। प्रीति की माँ और पिताजी भी बहुत खुश हो जाते हैं कि मेरी बेटी अब अपने घर में खुश है। प्रीति अपने माँ बाप की बात मानकर अपने ससुराल को कभी भी नहीं छोड़ी, इतने दुख सही और अपनी गुण स्वभाव से पूरे परिवार को ही अपने जैसा बना ढाल दी। अब घर का काम सास बहू दोनों मिलकर करते थे, और तो बच्चे का देखभाल राजू और उसके दादाजी भी कर लेते थे। कुछ समय के बाद नंद का भी शादी हो जाता है अच्छे घर में। वह भी अपने घर चल जाती है। वे विदेश में ब्यूटी का कोर्स करने गई थी, इसलिए प्रीति का भी फेस का बहुत ही अच्छे से क्लीन कर देती है। वह काली से सांवली हो जाती है। प्रीति भी अब देखने में अच्छी लगती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह स्टोरी दिल को छू लिया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, आप जाकर देख लीजिएगा। और मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।